नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस चैनल पर। हम लोग आज जो है इस चैनल पर आपको एनसीईआरटी का संपूर्ण सीरीज जो है वो पढ़ने को मिलेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 2025-26 के सारे एग्जाम में एनसीईआरटी जो है कितना मददगार साबित हो रहा है। लगभग सारे क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी पेपर से ही उठ के आ रहे हैं, चाहे वो बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ है या फिर अभी मद्य निषेध का एग्जाम हुआ है 78 पोस्ट का, बिहार दरोगा 1799 पोस्ट। तो आप इन सारे एग्जाम के क्वेश्चन को जब देखिएगा तो आपको लगेगा कि सारे क्वेश्चन जो है बिल्कुल वो एनसीईआरटी के ही लाइन से हूबहू उठाए जा रहे हैं। तो हम जो है बिल्कुल इस सीरीज में टॉपिक करेंगे। टॉपिक करने के साथ साथ इस पर जितने भी एमसीक्यू बनेंगे वो सारे एमसीक्यू को जो है हम इस टॉपिक के अंदर करेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये आपका इसमें जो हाईलाइट पॉइंट्स है, बस वही सारे हाईलाइट पॉइंट्स को हम लोग पढ़ेंगे जो जरूरी का है। फिर इस पर लास्ट में जो भी एमसीक्यू वगैरह है उन सारे एमसीक्यू, ये सारे एमसीक्यू 2025-26 के रेलवे पेपर में आए हैं, तो इन सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ करेंगे। तो इसलिए लगातार आप इस एनसीईआरटी सीरीज से जुड़े रहे और अपने पढ़ाई को एक नए सिरे तक पहुंचाएं, लेवल बढ़ाएं। चलिए हम शुरुआत करते हैं। ये जो एनसीईआरटी है वो क्लास 10th का है और क्लास 10th का जो है वो आपका पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। अच्छा, रासायनिक अभिक्रिया की बात करेंगे तो क्या है रासायनिक अभिक्रिया? तो रासायनिक अभिक्रिया हम उसे कहेंगे जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, या फिर एक बड़े ऑब्जेक्ट जब टूटकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थ में टूटते हैं, तो इस तरह के ही अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। और जब इसको संकेत के रूप में तीर चिन्ह के दोनों ओर लिखा जाए तो इसे समीकरण के रूप में डिनोट करते हैं। चलिए इसका लाइन बाय लाइन हम पढ़ेंगे और समझेंगे इसमें क्या है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर है, अपने दैनिक जीवन में निम्नलिखित परिस्थिति पर ध्यान दीजिए। जैसे कि परिस्थिति है, गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध खुला छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है? लोहे का तवा, तसला या कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है तो क्या होगा? अंगूर का किण्वन हो जाता है, भोजन पकाया जाता है तो क्या होगा? हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है। तब इन सारे कंडीशन में जो है क्या होते हैं, तो इन सारे चीज के बारे में इसमें रासायनिक समीकरण में देखने को मिलेगा। तो आप क्लास 9th में पढ़े थे पिछले कक्षा में कि भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में। तो क्या है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, एक नजर देखते हैं। जब वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें परिवर्तन के पश्चात किसी नए पदार्थ का निर्माण हो जाए तो उसे हम लोग बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन। क्या बोलेंगे? रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। जबकि यदि किसी नए ऑब्जेक्ट का निर्माण नहीं हो तो यह कहलाएगा हमारा भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन। अच्छा, इसके अलावा हम ये भी जान चुके हैं कि जो रासायनिक परिवर्तन होंगे इसमें नए पदार्थ का तो निर्माण होंगे ही होंगे, उसके बाद जो है भौतिक परिवर्तन में इसमें रंग, आकार, इन सारे चीजों की जो है इसमें चर्चाएं होगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जल जो H2O है, जल को जब हम भाप बनाते हैं तो फिर भाप से पुनः प्राप्त कर सकते हैं जल को। तो हम कह सकते हैं कि जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं वो अनुत्क्रमणीय होते हैं, यानी कि उसको फिर से उसी अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। और जो भौतिक परिवर्तन होता है वो उत्क्रमणीय होता है, इसको पुनः प्रारंभिक अवस्था में लाया जा सकता है। तो ये था आपका भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। तो जिन भी परिस्थिति में रासायनिक परिवर्तन होगा तो हम कह सकते हैं कि उनमें एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसा कि ऊपर में बोला था कि कमरे के ताप पर जब दूध को खुला छोड़ दिया जाता है तो दूध जो है वायु के ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उपचयित हो जाते हैं, यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया करती है और ये दूध खराब हो जाते हैं। लोहे का कील या तवा, तसला भी आर्द्र वायुमंडल से अभिक्रिया करके ये ऑक्सीकरण का रूप लेती है और ये संक्षारित होती है, इस पर जंग लगना शुरू हो जाता है। तो ये सारे अंगों का किण्वन हो जाना, भोजन को पकाते हैं, हमारा शरीर भोजन को पचा देता है। जो
जटिल कार्बाइड का रूप होता है उसको सरल पदार्थों में तोड़ देता है। ये सारे जो परिवर्तन हो रहे हैं ये सारे के सारे रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो है रासायनिक अभिक्रिया हुई है। नेक्स्ट है हमारा कि एक क्रियाकलाप के द्वारा दिखाया गया है कि जैसे एक मैग्नीशियम रिबन है, जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जब जलाया जाता है तो जलाने से पहले उसको जो है रेगमाल से यानी श्रेष्ठ कागज से उसको खींच कर उसको साफ किया जाता है। तो क्यों किया जाता है? क्योंकि जो मैग्नीशियम रिबन है, जो मैग्नीशियम है वो वायुमंडल के ऑक्सीजन से संयोग करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद परत जो है वो अपने ऊपर बनाती है, जो कि यह मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम को जलने से रोकता है, इसलिए श्रेष्ठ कागज से पहले इसको साफ किया जाता है जलाने से पहले। तो यह भी एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन भी आ चुके हैं कि जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को, मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है तो उसका जो लौ बनेगा वो किस कलर का बनेगा? तो जब मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तो वह चमकदार श्वेत लौ देता है। कौन सा देगा? चमकदार श्वेत लौ। और जो है श्वेत चूर्ण में ये परिवर्तन हो जाते हैं और यह जो श्वेत चूर्ण है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, MgO है। अच्छा, यहाँ पर मैग्नीशियम का जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया हुआ है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हुआ है, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हुआ है तो चूंकि दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक जटिल पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए इस अभिक्रिया को बोलेंगे हम लोग संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया इसको बोलेंगे। यहाँ पर ध्यान रखना है कि मैग्नीशियम रिबन का जो चमकदार श्वेत लौह होगा जलने के पश्चात ये सफेद कलर का दिखाई देगा। चलिए, इसके अलावा हम ये देखेंगे कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया होंगे तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कौन कौन से परिवर्तन होंगे? तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान आपको अवस्था में परिवर्तन देखने को मिलेगा, आपको रंग में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा, उसके बाद उसमें हो सकता है गैस का निकास हो, गैस उत्सर्जित हो, ये भी हो सकता है, या फिर उसके तापमान में भी परिवर्तन हो सकते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निकलना, तापमान में परिवर्तन, ये सारे जो है ये टर्म आपको देखने को इसमें परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होते हैं। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो रासायनिक समीकरण की बात करेंगे तो जैसा कि आप क्रियाकलाप 1 में देखे थे कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो मैग्नीशियम रिबन का जब दहन करते हैं तो यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। यानी मैग्नीशियम को जब हम हवा में जलाते हैं तो वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके MgO का निर्माण करती है और ये चमकदार श्वेत लौ देती है। कैसा लौ देती है? चमकदार श्वेत लौ देती है। तो इससे पहले एक है आपका क्रियाकलाप चित्र 1.2 में कि दानेदार जिंक, ये दानेदार जिंक है, इस दानेदार जिंक के अंदर जब सल्फ्यूरिक अम्ल डाले थे तो दानेदार जिंक का जब सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण होती है। ध्यान रखना, जब जिंक का H2SO4 के साथ अभिक्रिया होगी तो जिंक सल्फेट का निर्माण होगा और हाइड्रोजन गैस उसमें उत्पन्न होगी, ये भी आपको ध्यान रखना। तो ये आपका समीकरण हो गया। मैग्नीशियम का जब ऑक्सीजन से संयोग कराए थे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि तीर चिन्ह के बाएं तरफ जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उसको बोले हम लोग अभिकारक। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं, जो बनने वाले पदार्थ हैं वो उत्पाद कहलाते हैं। तो उत्पाद के रूप में जो है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हुआ है, इसको हम लोग उत्पाद कहेंगे। समीकरण में जो अभिकारक होंगे तो अभिकारक जो होंगे और जो उत्पाद बनेंगे उनके बीच तीर चिन्ह होगा। तो जो अभिकारक होंगे उनको तीर चिन्ह के बाईं ओर लिखेंगे और जो उत्पाद बनेंगे उसको तीर चिन्ह के दाईं तरफ लिखेंगे। और अभिकारक के बीच यदि दो से अधिक पदार्थ बने हो, संयोग किए हो, तो उसमें प्लस का चिन्ह लगाते हैं और बाईं तरफ लिखते हैं। जबकि उत्पाद में यदि दो से अधिक पदार्थ बने हो तो उसको भी प्लस चिन्ह लगाकर दाईं तरफ लिखा जाता है। तीर का जो सिरा होगा, ये तीर का सिरा हमेशा किस ओर होगा? तो उत्पाद की ओर होगा।
चलिए, यदि रासायनिक अभिक्रिया को जब हम संकेत के रूप में लिखते हैं, सूत्रों के रूप में लिखते हैं, तो यह कहलाता है रासायनिक समीकरण। क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ था मैग्नीशियम, यहाँ है आपका मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी को जब हम संकेत के रूप में लिखेंगे, यानी कि Mg प्लस O2 बनाता है MgO, तो यही हो गया आपका रासायनिक समीकरण। तो जब हम रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उसके संकेत के रूप में लिखा जाता है, तो यह कहलाता है रासायनिक समीकरण। अब टॉपिक आता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। क्या अभी जो मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाए थे तो Mg प्लस O2 बनाया है MgO, क्या ये संतुलित है या संतुलित करने की आवश्यकता क्यों है इसे? तो चूंकि ये रासायनिक समीकरण है, इसको संतुलित करने की आवश्यकता इसीलिए है क्योंकि रासायनिक समीकरण जो है वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करते हैं। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। यही है आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में जो आपका अभिकारक होते हैं और जो आपके उत्पाद होते हैं, तो अभिकारक और उत्पाद दोनों के जो द्रव्यमान होंगे वो बराबर होंगे। तो द्रव्यमान बराबर करने के लिए जो है इन्हें संतुलित करने की आवश्यकता पड़ती है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं मैग्नीशियम 1 है तो यहाँ भी मैग्नीशियम 1 है, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है अभिकारक में, बट उत्पाद में ऑक्सीजन 1 है। इसलिए संतुलित करने के लिए हम हीट एंड ट्रायल विधि का उपयोग करते हैं, अनुमान विधि का प्रयोग करते हैं। इस अनुमान के आधार पर हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन इधर 2 है तो इधर भी ऑक्सीजन 2 कर दें तो 2 लगा दिए, जैसे मैग्नीशियम भी 2 हो गया और ऑक्सीजन भी 2 हो गया। अब इधर तो ऑक्सीजन 2 है बट मैग्नीशियम 1 ही है, तो इसे संतुलित करने के लिए मैग्नीशियम में भी 2 लगा दिए। तो अब जो है यह आपका संतुलित हो गया, यानी कि मैग्नीशियम का द्रव्यमान अभिकारक में भी 2 है और उत्पाद में भी 2 है। ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान होगा, जो परमाणु की संख्या होंगे, वो आपका अभिकारक में भी 2 है और उत्पाद में भी 2 है। यह जो है आपका अब संतुलित हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जो रासायनिक समीकरण होते हैं वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करते हैं। इन्हीं नियम का पालन करने हेतु अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं, जो अभिकारक होते हैं, उनका द्रव्यमान उत्पाद वाले तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इसीलिए इन्हें हीट एंड ट्रायल विधि से इनको संतुलित करना पड़ता है। तो रासायनिक अभिक्रिया के पहले और उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या जो है क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। तो चूंकि समान होनी चाहिए इसलिए इसे हम कंकाली समीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंकाली समीकरण। तो कंकाली समीकरण उसको बोलेंगे जो भी रासायनिक समीकरण यदि संतुलित नहीं है अर्थात वो असंतुलित है, तो असंतुलित रासायनिक समीकरण को कहते हैं हम लोग कंकाली समीकरण। और जब वो संतुलित हो जाते हैं तब उसे कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। चलिए शब्द समीकरण में देख सकते हैं। शब्द समीकरण है आपका जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल से बनेगा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। इसी को जब हम रासायनिक समीकरण से दर्शाएंगे तो इसमें संकेत के रूप में लिखेंगे Zn प्लस H2SO4, ये बनाएंगे ZnSO4 प्लस H2। अर्थात जब जिंक के दानेदार टुकड़ों में सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाए तो यहाँ पर जिंक सल्फेट का निर्माण होगी और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होंगे। ध्यान रखना है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होंगे। तो चलिए आप बताइए कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, और जिन भी रासायनिक समीकरण में जो संतुलित नहीं है उन्हें क्या कहा जाता है। चलिए अब हमारा है कि परमाणुओं की संख्या को बराबर करने के लिए जो है हम अभिक्रिया में शामिल जो तत्व हैं या यौगिक हैं उनके सूत्रों को नहीं बदल सकते हैं, सूत्र को नहीं बदल सकते हैं, जबकि उनमें परमाणुओं की संख्या को हम अंकों से, डिजिटों से, अनुमान के आधार पर गुना करके जो है संतुलित कर सकते हैं। चलिए उसके बाद हमारा नेक्स्ट है कि रासायनिक समीकरण को जब हम संतुलित करते हैं तो अनुमान पर करते हैं, किसी संख्या से जो है उसमें गुना करते हैं। तो इस तरीके से रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि कहलाती है हीट एंड ट्रायल विधि।
हीट एंड ट्रायल विधि कहलाती है। चलिए, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बहुत से परिवर्तन देखने को मिलता है। जो पदार्थ भाग लेते हैं उनकी अवस्था के बारे में भी हमें पता चलता है। तो जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान भौतिक अवस्था होते हैं उनमें आपको ध्यान रखना है कि जो अभिकारक और उत्पाद के बीच जो सूत्र होते हैं उनमें जांच के लिए कि वो ठोस पदार्थ हैं, जलीय पदार्थ हैं, तरल पदार्थ हैं या गैस है, इस बात की जांच के लिए एक संकेत के रूप में जो हम अंग्रेजी वर्णमाला के डिजिट को लेते हैं। जैसे कि यदि अभिक्रिया के दौरान जी लिखा हुआ हो बॉक्स के अंदर, इसका मतलब है कि ये गैस को डिनोट कर रही है। उसके बाद आई यदि लिखा हो तो जो आई है वो आपको दर्शाएगी जो ए क्यू है, ए क्यू ये आपको जलीय द्रव को दर्शाएगी, जलीय विलयन को, घोल को। एस जो है वो आपको सॉलिड को दर्शाएगी, ठोस को दर्शाएगी, जबकि आई जो है ये आपको द्रव को दर्शाएगी, द्रव को। और ए क्यू का मतलब हो गया वो जलीय विलयन। चलिए, जैसा कि समीकरण में आप देख सकते हैं एफ ही के बॉक्स में एस लिखा है, मतलब एफ ही जो है लोहा है, ये ठोस है। H2O जो है वो जल है, ये गैस के रूप में है, तो ये जी लिख दिए। हाइड्रोजन गैस है। और जो Fe3O4 है ये सॉलिड है, तो एस लिख दिए। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो संकेत होते हैं उनमें आपको ध्यान रखना है, जी गैस के लिए है, आई द्रव के लिए, ए क्यू जलीय विलयन के लिए और एस जो है वो सॉलिड के लिए है, ठोस के लिए है। अभिक्रिया की परिस्थिति की बात करेंगे तो इसमें जो है ताप, दाब या उत्प्रेरक जैसे जो पदार्थ होंगे उनको तीर चिन्ह के ऊपर या नीचे लिखा जाता है। जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड ये गैस है और हाइड्रोजन भी गैस है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जब हाइड्रोजन गैस से संयोग करेगी तो CH3OH का निर्माण करेगी। और इसके लिए जो उत्प्रेरक का प्रयोग किया जा रहा है, जो ताप का प्रयोग किया जा रहा है वो या दाब का प्रयोग किया जा रहा है, तो इसमें 340 एटीएम दाब का प्रयोग किया जा रहा है, तो इसको तीर चिन्ह के ऊपर लिखा गया है। या फिर जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है पौधों के पत्तियों में क्लोरोफिल के माध्यम से, तो उसमें सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, क्लोरोफिल आवश्यक है, इसको तीर चिन्ह के ऊपर या नीचे लिखा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड भाग लेते हैं, जल भाग लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड के 6 परमाणु, जल के जो है 12 अणु, ये भाग लेके ग्लूकोज बनाते हैं, यानी C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O का निर्माण करते हैं। इस समीकरण को कहते हैं प्रकाश रासायनिक समीकरण। तो जो प्रकाश रासायनिक समीकरण है उसको आपको ध्यान रखना है। 6CO2 प्लस 12H2O बनाएंगे C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। चलिए, नेक्स्ट है हमारा कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में हम जानेंगे। तो जब रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में जानेंगे तो जब इसमें एक या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ जब भाग लेंगे और एक जटिल पदार्थ का निर्माण करेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग संयोजन अभिक्रिया। जबकि एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ में बनेंगे तो इसको बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। तो संयोजन हो गया, वियोजन हो गया, विस्थापन हो गया, द्विविस्थापन या उभय विस्थापन हो गया। उसके बाद यदि अभिक्रिया के दौरान उष्मा या उष्मा निकले तो इसको बोलेंगे हम लोग उष्माक्षेपी अभिक्रिया। यदि अभिक्रिया के दौरान उष्मा की आवश्यकता पड़ती है तो इसको हम लोग बोलेंगे उष्मा शोषी अभिक्रिया। यदि अम्ल और क्षार विपरीत गुण वाले पदार्थ एक दूसरे से संयोग करेंगे तो लवण और जल का निर्माण करेंगे, तो इस अभिक्रिया को बोलेंगे हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया के बहुत से प्रकार हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं आगे। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान आपको ध्यान रखना है कि रासायनिक क्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता। न तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और न ही बाहर से मिश्रण में आता है। वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु के आपसी आबंध के टूटने जुटने से ही नए पदार्थ के निर्माण होते हैं। जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया से बुझे हुए चूने का निर्माण होता है। तो जल के साथ यानी कि H2O हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया आपका CaO, तो CaO में
जब जल मिलाएंगे तो ये बनेगा CaOH का होल ट्वाइस। तो आपको ध्यान रखना CaO को बोलते हैं अनबुझा चूना, अनबुझा चूना अर्थात बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना इसे कहते हैं। इसको हम लोग जो है वो क्विक लाइम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्विक लाइम। इसमें जब हम जल मिला देते हैं तो ये बन जाता है CaOH का होल ट्वाइस। इसको बोलते हैं चूने का पानी, चूने का पानी कहते हैं, जिसका प्रयोग दीवार पर सफेदी करने में किया जाता है। CaOH का होल ट्वाइस इसी को बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। इसी को हम लोग स्लैक्ड लाइम भी कहते हैं। तो ये सारे चीज पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो कुछ लोग बोलेंगे सेलेक्ट लाइम। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा कि जो CaO है ठोस है, इसमें जब हम जल मिलाए तो CaOH का होल ट्वाइस बना, जलीय विलयन बना, इसको बुझा हुआ चूना बोलेंगे। जबकि CaO को बिना बुझा हुआ चूना, अनबुझा चूना या क्विक लाइम इसको कहते हैं। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जब जल मिला है तो एकल उत्पाद बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या बना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ऊष्मा निकली है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर जो है अभिक्रिया का जो निर्माण हुआ है ये संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि दो या दो से अधिक पदार्थ भाग लेके एकल पदार्थ का निर्माण किए हैं, जटिल पदार्थ का निर्माण किए हैं, संयोजन अभिक्रिया। इसी संयोजन अभिक्रिया को हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कह सकते हैं। क्यों कहेंगे भाई? तो ऊष्माक्षेपी इसीलिए कहेंगे क्योंकि इस दौरान जो है ऊष्मा अभिक्रिया से बाहर निकले हैं। तो चूंकि ऊष्मा बाहर निकले हैं इसलिए इसको हम लोग ऊष्माक्षेपी भी कह सकते हैं। चलिए कुछ बॉक्स में है, जैसे कि बुझे हुए चूने के विलयन का प्रयोग जो है दीवार पर सफेदी करने के लिए करते हैं। हाँ भाई, जो बुझा हुआ चूना है CaOH का जो होल ट्वाइस है, जो चूने का पानी है, उसका प्रयोग दीवार पर सफेदी करने के लिए करते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल ट्वाइस वायु में जो उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं उससे अभिक्रिया करते हैं और 2-3 दिन में जो है वो दीवार पर कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कर देते हैं, जिससे दीवार पर चमक आ जाती है। तो आप एक समीकरण देखिए, जैसे कि CaOH का होल ट्वाइस जब ये कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग करेगी तो ये बनाएगी CaCO3। तो पूछे कि दीवार पर चूने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो वो करते हैं चूने के पानी का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। जबकि दीवार पर चमक किसके कारण आती है, तो वो आती है CaCO3 के कारण। इसको हम लोग बोलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट। जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट है इसी का दूसरा नाम संगमरमर भी है, संगमरमर। कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग जो है दीवार पर चूने के बाद जो कलर आते हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट के कारण ही आते हैं। इसको हम लोग लाइम स्टोन के रूप में जानते हैं, लाइम स्टोन के रूप में जानते हैं CaCO3 को। जबकि क्विक लाइम पूछा जाए तो ये हो जाएगा CaO, और यदि सेलेक्ट लाइम पूछा जाए तो ये हो जाएगा हमारा CaOH का होल ट्वाइस। चलिए, तो हम जाने कि संयोजन अभिक्रिया उसे कहेंगे जिसमें दो या दो से अधिक उत्पाद जो है भाग लेके, अधिक तत्व या पदार्थ भाग लेके एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया के दौरान यदि ऊष्मा निकलती है तो इसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसा कि मीथेन को जब हम हवा में जलाएंगे, प्राकृतिक गैस का जब दहन होगा तो ये भी संयोजन अभिक्रिया है। ध्यान रखना, प्राकृतिक गैस का जब दहन करेंगे तो ये संयोजन अभिक्रिया है, जबकि संयोजन अभिक्रिया के साथ साथ ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है, क्योंकि दो पदार्थ संयोग करके जो है एक भिन्न पदार्थ वाले तत्व का निर्माण किए हैं। चूंकि ऊर्जा भी उत्पन्न हुई है इसलिए इसको हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं।
इसके अलावा क्या आप जानते हैं श्वसन भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? तो कैसे? तो श्वसन के दौरान जो है वो जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के साथ जो पाचन की क्रिया होती है, पाचन की क्रिया में जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाते हैं और टूटने के दौरान चावल, आलू, ब्रेड जो भी जिनमें कार्बोहाइड्रेट होता है यानी कि जो ग्लूकोज होते हैं उसमें ग्लूकोज जो है टूट कर शरीर को एनर्जी देने का काम करती है, ऊर्जा प्रदान करती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि श्वसन अभिक्रिया के दौरान ऊर्जा शरीर से मुक्त हुई है, इसलिए श्वसन भी एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसके अलावा यदि आप साग सब्जी जो हो गए, जो वनस्पति पदार्थ है, इसको विघटित करके जब हम कंपोस्ट बनाते हैं तो यह भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि यह भी जो साग सब्जी होते हैं ये कंपोस्ट बनने से पहले ये अपनी ऊष्मा को बाहर निकालते हैं, इसलिए साग सब्जी का विघटित होना एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। चलिए उसके बाद हमारा है कि जब संयोजन हम जान चुके हैं, अब हम जाने वियोजन अभिक्रिया। तो संयोजन में जाने थे कि जब दो या दो से सरल पदार्थ भाग लेके एक जटिल पदार्थ का निर्माण करेंगे तो ये होगा संयोजन। लेकिन वियोजन जस्ट संयोजन का विपरीत है, यानी कि जब एक जटिल पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थ में बनते हैं तो इसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि फेरस सल्फेट हो गया FeSO4, फेरस सल्फेट को जब हम उष्मा देंगे तो ये बनाएंगे फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 और SO2 गैस बनेगा और SO3 गैस बनेगा। यानी कि फेरस सल्फेट को जब हम उष्मा देकर विघटित किए हैं तो फेरिक ऑक्साइड SO2 और SO3 का निर्माण हुआ है। तो एक जटिल पदार्थ टूट के दो या दो से अधिक पदार्थ में बने हैं, इसलिए यह एक प्रकार का वियोजन अभिक्रिया है। तो फेरस सल्फेट हो गया आपका FeSO4 into 7H2, इसको हम लोग बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में ग्रीन विट्रियोल, हरा कशिश बोलते हैं, हरा कशिश बोलते हैं ग्रीन विट्रियोल, ध्यान रखना है आपको। यदि पूछा जाए व्हाइट विट्रियोल किसको बोलेंगे, तो व्हाइट विट्रियोल किसको बोलेंगे, तो ये हो जाएगा ZnSO4 into 7H2 हो जाएगा व्हाइट विट्रियोल। चलिए यदि ब्लू विट्रियोल पूछा जाए, इसी में ब्लू विट्रियोल ये हो जाएगा CuSO4 into 5H2, CuSO4 into 5H2। चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा कि वियोजन अभिक्रिया का ही दूसरा एग्जांपल है कि जब चूना पत्थर, यानी चूना पत्थर का मतलब हो गया CaCO3, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, इसको बोलते थे लाइम स्टोन कहते थे CaCO3 को, या फिर इसको संगमरमर भी कहते थे। तो जब हम CaCO3 को जब हम फिर से हीट देंगे, गर्म करेंगे, तो ये बनेंगे हमारे CaO प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होंगे, और जो CaO बना है ये है आपका बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना डेट मीन्स इसको बोलेंगे हम लोग क्विक लाइम। लेकिन जब हम CaO में फिर से यदि जल मिला दें तो ये बन जाएगा हमारा CaOH का होल ट्वाइस, जिसको हम लोग बोलते हैं चूने का पानी बोलते हैं इसको, और ये हो गया हमारा बुझा हुआ चूना, जबकि CaO है अनबुझा चूना, ध्यान रखना है। इसको CaOH का होल ट्वाइस ये हो गया हमारा स्लैक्ड लाइम, चूने का पानी, दीवार पर सफेदी करने के लिए इसी का प्रयोग करते हैं। चलिए उसके बाद हमारा है कि जो लेड नाइट्रेट है, जब लेड नाइट्रेट को हम जो है गर्म करते हैं तो जो है लेड ऑक्साइड का निर्माण होता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि NO2 गैस भी उत्सर्जित होती है। तो देख सकते हैं जब लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, जब इस पर हीट देंगे, जब इसको गर्म करेंगे तो लेड ऑक्साइड PbO बनेगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 का जो भूरे रंग का धुआं बनेगा वो उत्सर्जित होगा। पूछेगा
कि जब लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो जो भूरे रंग का धुआं उत्पन्न होता है वो क्या होता है? तो वो होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 का धुआं होता है। तो ये भी आपका क्या किस प्रकार का उदाहरण है? तो ये भी आपको वियोजन अभिक्रिया का ही उदाहरण है। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर एक प्रयोगशाला है, जैसे कि जल का विद्युत अपघटन कर रहे हैं। तो जल के विद्युत अपघटन में आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो है 2 ग्रेफाइट का छड़ लगा है। 2 ग्रेफाइट के छड़ में एक छड़ आपका एनोड का है और दूसरा छड़ आपका कैथोड का है। तो जब हम जल का विद्युत अपघटन करेंगे H2O का, जब हम विद्युत अपघटन करेंगे तो ये 2 पदार्थ में बनेंगे, H2 में और O2 में। एक जल बने, एक आपका ऑक्सीजन बनेगा और एक हाइड्रोजन बनेगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो हाइड्रोजन गैस होंगी वो कैथोड पर बनते हैं। कहाँ बनते हैं? कैथोड पर। तो हाइड्रोजन कैथोड पर बनते हैं, जबकि ऑक्सीजन एनोड पर बनता है। ऑक्सीजन धनात्मक, जो एनोड होता है वो धनात्मक होगा और जो कैथोड होगा वो ऋणात्मक होगा। तो आपको ध्यान रखना है, हाइड्रोजन जो है वो कैथोड पर और जो ऑक्सीजन है वो आपको एनोड पर उत्पन्न होते हैं जल के विद्युत अपघटन कराने से। आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा कि जब हम सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड जब रखते हैं, सिल्वर क्लोराइड के विलयन को रखते हैं तो ये धूसर रंग का होकर सिल्वर धातु बनता है। देखिए, जैसा कि सूर्य के प्रकाश में जब हम श्वेत रंग के सिल्वर क्लोराइड को रखते हैं तो ये धूसर रंग का हो जाता है। ध्यान रखेंगे, सिल्वर क्लोराइड प्रारंभ में श्वेत रंग के होते हैं और बाद में धूसर रंग के हो जाते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर और क्लोरीन में वियोजन के कारण ऐसा होता है। यानी कि जब हम AgCl को सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तो Ag अलग हो जाएगा और Cl अलग हो जाएगा। तो जो आपका सिल्वर है और जो क्लोराइड है वो अलग अलग हो जाते हैं। सिल्वर क्लोराइड प्रारंभ में श्वेत रंग के होते हैं और अलग होने के कारण जब ये अलग अलग हो जाएंगे तो इसका रंग जो है कैसा हो जाएगा? धूसर रंग का हो जाएगा। इसी तरह से जब हम सूर्य के प्रकाश में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग करेंगे, AgBr2 का प्रयोग करेंगे तो ये भी सिल्वर और ब्रोमाइड में अलग हो जाएंगे। सिल्वर और ब्रोमाइड में अलग हो जाएंगे। तो ये भी आपको प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, अच्छा, चूंकि ये भी एकल पदार्थ टूट के 2 या 2 से अधिक पदार्थ में बने हैं तो ये भी एक प्रकार का वियोजन अभिक्रिया है। लेकिन वियोजन में चूंकि प्रकाश के कारण वियोजित हुए हैं इसलिए इसको बोलेंगे प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। प्रकाश वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे या फिर प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया भी इसे कह सकते हैं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। अच्छा, इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि जो आपका सिल्वर ब्रोमाइड है और जो सिल्वर क्लोराइड है इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? इस अभिक्रिया का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो इस अभिक्रिया का प्रयोग जो है वो आपका ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में करते हैं। तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो वे श्वेत और श्याम फोटोग्राफी में सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड के विलयनों का प्रयोग करते हैं। चलिए, उसके बाद हमारा है कि वियोजन अभिक्रिया में जो है अभिक्रिया को तोड़ने के लिए उष्मा का प्रयोग करेंगे तो उष्मा वियोजन अभिक्रिया कहलाएगा। जब प्रकाश का प्रयोग करेंगे तो प्रकाश वियोजन अभिक्रिया, और जब विद्युत ऊर्जा का प्रयोग करेंगे तो इलेक्ट्रो वियोजन अभिक्रिया कहलाएगा। चलिए, इसके अलावे जब हम वियोजन अभिक्रिया में यदि चूंकि उष्मा का प्रयोग कर रहे हैं और उष्मा उसमें अवशोषित हो जा रही है तो इसलिए इसको हम बोल सकते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्मा शोषी अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया को कह सकते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया। तो जिस भी अभिक्रिया में उष्मा की आवश्यकता पड़ती है, अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए उष्मा की आवश्यकता पड़ेगी तो उसे हम उष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। जबकि यदि रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा अभिक्रिया से बाहर उत्पन्न होते हैं तो इसे हम उष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। चलिए, उसके बाद हमारा
एक प्रश्न है कि किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए करते हैं। तो सफेदी करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? चूने के पानी का, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। इसे हम लोग स्लैक्ड लाइम भी कहते हैं, स्लैक्ड लाइम भी कहते हैं। चलिए, उसके बाद हमारा है कि जब हम कॉपर सल्फेट के विलयन में जब लोहे की कील डुबाते हैं तो क्या होता है। चलिए भाई, अब हम जानेंगे अभिक्रियाशीलता की कुछ श्रेणी। जैसे कि कॉपर जो होता है, ये हम धातु में पढ़ेंगे। कॉपर जो है वो लोहे से कम अभिक्रियाशील है, लोहे से कम अभिक्रियाशील है। तो इसलिए जब हम कॉपर सल्फेट CuSO4 के विलयन में जब हम लोहे की कील डुबाते हैं, अर्थात कॉपर सल्फेट का विलयन लोहे से जब अभिक्रिया करती है तो ये बनाती है फेरस सल्फेट का निर्माण करती है और कॉपर को ये अलग कर देती है। अर्थात जो लोहा है, जो Fe है, वो कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देती है और ये फेरस सल्फेट का निर्माण करती है और कॉपर जो है ये विस्थापित हो जाता है। तो इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि वैसा अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील वाले तत्व कम अभिक्रियाशील वाले तत्वों को उसके यौगिक अथवा विलयन से उसे हटाकर नए तत्व का निर्माण कर देते हैं। तो इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग बोल सकते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया के दौरान जो है, चूंकि लोहा जो है फिर कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को हटाकर फेरस सल्फेट का निर्माण किया है। तो पहले से जो कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग था वो आपका कैसा था भाई? तो वो आपका था नीला रंग था। कैसा था? नीला रंग था। तो कॉपर सल्फेट का रंग पहले से नीला था, लेकिन जो ही उसमें लोहे की कील डाले तो वो अभिक्रिया करके फेरस सल्फेट का निर्माण किया और अब ये नीला रंग धीरे धीरे गायब होने लगा और इस फेरस सल्फेट के रंग जो है भूरे रंग के होने लगे। कैसे होने लगे? तो भूरे रंग के, ध्यान रखना है। उसी तरीके से कॉपर सल्फेट के विलयन में यदि हम जिंक का टुकड़ा डालेंगे तो चूंकि जिंक भी कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए ये कॉपर को हटाकर जिंक सल्फेट का निर्माण करेंगे, ZnSO4, और कॉपर जो है वो विस्थापित हो जाएगा। और कॉपर सल्फेट के विलयन में यदि हम Pb डालेंगे, सीसा डालेंगे, तो इसमें भी कॉपर से सीसा अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण जो है PbCl2 बनाएंगे, लेड क्लोराइड बनाएंगे और कॉपर विस्थापित हो जाएगा। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो आपका लोहा है या फिर जिंक है या फिर सीसा है, ये सभी कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है, इसलिए कॉपर को उसके यौगिक से क्या कर दिया भाई? विस्थापित कर दिया। तो विस्थापन अभिक्रिया में हम ये देखें कि एक तत्व जो है दूसरे तत्व को विस्थापित कर रहे हैं, ये विस्थापन अभिक्रिया होगी। अब हम जानेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो जो द्विविस्थापन अभिक्रिया होते हैं, इसमें जब दो पदार्थ आपस में भाग लेते हैं, जब दो यौगिक आपस में संयोग करते हैं, तो उसमें जो है अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, ना कि किसी तत्व को विस्थापित किया जाता है, बल्कि इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। और जब आयनों का आदान प्रदान होता है तो इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे कि आप इस एक क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर है सोडियम सल्फेट Na2SO और फिर है बेरियम क्लोराइड के साथ ये अभिक्रिया किया है। तो सोडियम सल्फेट से जो है आपका बेरियम क्लोराइड अभिक्रिया करके ये बेरियम सल्फेट का निर्माण किया है और सोडियम क्लोराइड ये भी अलग होकर निर्माण बने हैं, ये अलग बने हैं। तो जब हम सोडियम सल्फेट के विलयन में बेरियम क्लोराइड का जब हम संयोग करेंगे तो बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त होगा।
कौन सा प्राप्त होगा, अवक्षेप प्राप्त होगा और आपका सोडियम क्लोराइड का भी निर्माण होगा। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब हम सोडियम सल्फेट के साथ बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया कराते हैं तो कौन सा अविलय पदार्थ का निर्माण होता है। तो जो भी पदार्थ जल में घुलनशील नहीं होते हैं वो अवक्षेप के रूप में अभिक्रिया के दौरान वो नीचे तली पर जमा हो जाते हैं, और जब किसी अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण यदि हो जाए तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया इसे कहते हैं। और चूंकि इस अभिक्रिया में अवक्षेप के भी निर्माण हो रहे हैं, और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात तो ये कि इसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, और आयनों के आदान प्रदान होने के कारण ही इसे क्या बोलेंगे हम लोग, द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट है हमारा कि उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। तो उपचयन और अपचयन क्या है। उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में आपको ध्यान रखना है कि इसमें ऑक्सीजन का संयोग होगा, और अपचयन में क्या होगा, अपचयन में ऑक्सीजन का वियोग होगा। अच्छा, जब ऑक्सीजन का संयोग हुआ है तो ऑक्सीकरण, तो कुछ ना कुछ तो हटेगा, इसमें हाइड्रोजन हटेंगे, और क्या हटेंगे, तो ऋणात्मक मूलन इलेक्ट्रॉन भी हटेगा। तो ऑक्सीजन का संयोग होगा, हाइड्रोजन का वियोग होगा, और ऋणात्मक मूलन जो है वो इलेक्ट्रॉन हटेंगे, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, ये ऑक्सीकरण हो जाएंगे। जबकि उपचयन अभिक्रिया यानी कि जो अवकरण है, इस अवकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन का वियोग होगा, हाइड्रोजन का संयोग होगा, और ऋणात्मक मूलक जो है वो जुटेंगे। तो इस अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे अपचयन अभिक्रिया। तो जिस भी पदार्थ में जिस भी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अभिकरण अभिक्रिया दोनों हो तो उसको हम लोग बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। तो उसको क्या बोलेंगे, उपचयन अपचयन अभिक्रिया यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसा कि एग्जांपल हम देख पा रहे हैं कि कॉपर चूर्ण की सतह पर जो कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ती है वो काले रंग की हो जाती है, ध्यान रखना। यानी कि कॉपर को जब हम हवा में छोड़ेंगे तो ये कॉपर ऑक्साइड की परत इस पे बनती है, और ये कॉपर ऑक्साइड की परत कैसी होती है भाई, काली परत होती है। तो चूंकि यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, इसलिए ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया के उदाहरण है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, इसी को हम लोग बोल सकते हैं उपचयन अभिक्रिया। अच्छा, इसमें पूछा जाए कि इसमें कौन से पदार्थ उपचयित हो रहे हैं, तो जिस भी पदार्थ में ऑक्सीजन जुट रहे हैं वही पदार्थ तो उपचयित हो रहे हैं। इसमें कॉपर जो है वो क्या हो रहा है, कॉपर ये उपचयित हो रहा है। लेकिन जब हम कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे तो इसके ऊपर जो काली रंग की परत है वो भूरे रंग की परत हो जाएगी, ध्यान रखना है आपको। तो कॉपर ऑक्साइड के ऊपर जब हाइड्रोजन गैस से उसको प्रवाहित किया जाए तो वो कॉपर से ऑक्सीजन हट के वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से संयोग कर लिया है, और यहाँ पर कॉपर शुद्ध तत्व के रूप में प्राप्त हुआ है, और ये भूरे रंग का निर्माण हुआ है। अच्छा, इस अभिक्रिया में पूछा जाए कि CuO+H2 बनाते हैं, Cu+H2O, इसमें कौन सा पदार्थ उपचयित या अपचयित हो रहा है। तो चूंकि CuO यानी कॉपर ऑक्साइड से कॉपर का निर्माण हो रहा है, अर्थात ऑक्सीजन इसमें अलग हो रहे हैं, तो हम कह सकते हैं CuO जो है वो अपचयित हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। तो भाई उपचयित कौन हो रहा है, तो इसमें जो है हाइड्रोजन में जाके ऑक्सीजन जुट गए और ये H2O का निर्माण हुआ है, इसलिए इसमें हाइड्रोजन गैस ये उपचयित हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, उपचयित हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा कि ये रेडॉक्स अभिक्रिया है, यानी ऑक्सीकरण अवकरण जब साथ साथ हो तो इसको हम लोग बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। तो यहाँ पर स्पष्ट दिया हुआ है कि किसी भी पदार्थ का उपचयन तब होता है, उपचयन का मतलब ऑक्सीकरण, जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होगी और हाइड्रोजन का ह्रास होगा। इसके अलावा आपको एक पॉइंट और ध्यान रखना है, ऋणात्मक मूलक ये हटेंगे भाई, ऋणात्मक मूलक हटेंगे।
और जब अपचयन तब होगा जब ऑक्सीजन का ह्रास होगा, उनमें ऑक्सीजन हटेंगे और हाइड्रोजन में वृद्धि होगी और ऋणात्मक मूलक में भी वृद्धि होगी। चलिए उसके बाद हमारा है संक्षारण। अच्छा, संक्षारण किसको बोला जाए? तो संक्षारण जब भी लोहे या लोहे सी बनी कोई भी वस्तु जो है उस समय के लिए यदि उसको खुले वायु में छोड़ दिया जाए तो आसपास के जो अम्ल हैं या आर्द्रता है उनके संपर्क में आने से उनके ऊपर जो है एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है और यह भूरे रंग की परत चढ़ते चढ़ते जो है लोहे को जो है वो खराब करने लगता है। और यह जो भूरे रंग की परत होती है लोहे के ऊपर जब लगती है तो इस अभिक्रिया को कहते हैं हम जंग लगना। क्या कहते हैं? जंग लगना। और लंबे समय तक जंग लगने से जो है लोहे की वस्तुएं संक्षारित होने लगती है, लोहे की वस्तु खराब होने लगती है। इसी तरह से जो चांदी है, जो चांदी की वस्तु है वो भी हवा में जो है सल्फर से ऑक्सीजन करके अभिक्रिया करके जो है वो चांदी की वस्तुएं जो है वो काली हो जाती है। और यदि पूछा जाए कॉपर, ये कॉपर जो है, तांबा जो है, ये इसके ऊपर भी हरा रंग का परत चढ़ जाता है जब ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं। तो ये सारे संक्षारण के उदाहरण हैं। तो क्वेश्चन पूछा है कि चांदी की वस्तुएं नम वायु में या खुली वायु में छोड़ने से ये काली हो जाती है, किससे अभिक्रिया करती है, ये किस कारण से काली होती है? तो सल्फर के यौगिक के कारण, सल्फर के कारण। तो संक्षारण में हम देख चुके हैं कि जो संक्षारण के कारण जो है पुल है, लोहे की रेलिंग है, जहाज है या धातु हो गया, जो खासकर लोहे से बनी वस्तु होती है वो संक्षारित हो जाती है और ये खराब हो जाते हैं। इसलिए लोहे की वस्तु को जो है बचाने के लिए उसके ऊपर जो है हम ग्रीज लगा देते हैं, पेंट कर देते हैं या तेल लगा देते हैं, यानी कि वो पदार्थ उसके ऊपर लगा देते हैं जिससे कि वो ऑक्सीजन के संपर्क में न रहे और उस पर जंग न लगे, वो संक्षारित ना हो, संक्षारित से बच सके। तो लोहे की वस्तु को बचाने के लिए हम इसके अलावे उस पर जो है जिंक का भी लेप लगा देते हैं। किसका लेप लगाते हैं? जिंक का लेप लगाते हैं। और लोहे की वस्तु के ऊपर जिंक का लेप लगाने से लोहे की वस्तु सुरक्षित रहती है। और चूंकि लोहे के ऊपर जब जिंक का लेप लगाते हैं तो ऑक्सीजन लोहा से अभिक्रिया न करके जिंक से अभिक्रिया करती है और जिंक ऑक्साइड का निर्माण करती है। और यहाँ संक्षारण जिंक का होते होते ये परत खराब होते हैं और अंदर में जो लोहा होते हैं वो बचे रह जाते हैं। तो जिंक के ऊपर लोहे का लेप लगाना ये कहलाता है गैल्वेनाइजिंग, गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया कहलाता है, गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया। अच्छा, इसके अलावा विकृत गंधिता क्या है? विकृत गंधिता जब वसायुक्त या तैलीय जो खाद्य पदार्थ होते हैं जब लंबे समय तक ये रखे जाते हैं तो इनका स्वाद जो है या गंध जो है वो बदल जाता है, क्योंकि ये चूंकि इसमें तेल होता है, वसा होता है, ये जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ये क्या हो जाते हैं? अपचयित हो जाते हैं, इसलिए खराब हो जाते हैं, इनके गंध बदल जाते हैं। इन्हीं का जब गंध बदल जाता है इसको हम लोग बोलेंगे विकृत गंधिता, विकृत गंधिता। तो इसीलिए जो खाद्य पदार्थ है उसको बचाने के लिए हम लोग प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ उसमें मिलाते हैं, एंटी ऑक्सीडेंट पदार्थ मिलाते हैं। जैसे कि जो आपका चिप्स का पैकेट है, इस चिप्स के पैकेट से ऑक्सीजन गैस निकाल के इसमें नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है। क्योंकि नाइट्रोजन एंटीऑक्सीडेंट है इसलिए चिप्स के पैकेट में रखे चिप्स वो अपचयन नहीं होते हैं और ये बचे रहते हैं, थोड़ी सुरक्षित रहते हैं। यानी कि जब भी भोजन को सुरक्षित रखना है तो इसको जो है बंद थैली में इसको रखते हैं, यानी ढक कर इसको रखना चाहिए ताकि ऑक्सीकरण ना हो और वो वस्तु खराब ना हो सके।